ये ओशियनोग्राफी कल हम लोगों ने स्टार्ट की थी। यहाँ पे हम लोगों ने बात की कि ओशियन कैसा है, ओशियन आपका बॉटम रिलीफ कैसा है, ओशियन करंट, टाइड्स और इनके सब के बारे में बात करनी है। लेकिन कल हमने ओ ओशियन कैसा होता है उसके बारे में बात की। मैंने आपको बताया कि ओशियन क्रस्ट जो होता है वो फर्स्ट ऑर्डर का रिलीफ होता है, मोस्ट फंडामेंटल है, बेसाल्टिक होता है, बहुत थिक होता है। मतलब थिकनेस इसकी 1 टू 3 किलोमीटर है, लेकिन ये हैवियर होता है, हाई डेंसिटी होती है इसकी। और ये क्रिएट होता है मिड ओशनिक रिज में, जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ा है, और डिस्ट्रॉय होता है ट्रेंच पे, जो मैंने बताया था कि तब एक प्लेट सबडक्ट होती है, दूसरी प्लेट इसके ऊपर आती है, तो वहाँ पे जहाँ पे ये डिस्ट्रॉय हो रहा होता है, वहाँ पे ट्रेंच बन जाती है, खाई टाइप से गहराई बन जाती है। और ओशियन फ्लोर जो है वो फ्लैट नहीं है, बहुत ही डाइवर्स है, ये भी मैंने बताया था, याद है? आवाज़ आ रही है ना? ठीक है। मैंने इसमें आपको बताया था कि जो पहला पार्ट होता है, द वेरी फर्स्ट पार्ट, जो शुरुआत होती है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। और ये इसको ओशियन कॉन्टिनेंटल, इसको यहाँ से शुरुआत में कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं, उसके बाद में वाले को कॉन्टिनेंटल स्लोप बोलते हैं, फिर कॉन्टिनेंटल राइज होता है। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज बताया। फिर मैंने बताया कि जो अंदर होता है और कटा हुआ रहता है, जैसे ये माउंट है, अगर सी माउंट ऐसा रहता है और उसके बाद ये कट जाए यहाँ से, यानी इस तरह का स्ट्रक्चर हो, तो उसको गियोट बोलते हैं। और अगर जो है ये ऊपर माउंटेन वॉल्केनिक टाइप से आ जाए तो वॉल्केनिक आइलैंड बना लेता है। ऊपर आ जाए अगर इस तरह से, जैसे माउंट यहाँ पे बना हुआ है ये, तो ये जो है सी माउंट होता है। ये मिड ओशनिक रिज है, दिस इज मिड ओशनिक रिज। यहाँ पे, यहाँ से एमओआर, यहाँ से ये लावा आके बिखरता है ऊपर, इस तरह से बिखर रहा है जैसे। ठीक है, ये ऐसे ऐसे लावा बिखर रहा है, बह बह रहा है। तो ये लावा जो है ये इस तरह से बहता है, और ये थोड़ा-सा रिज पहाड़ टाइप से थोड़ा-थोड़ा बन जाता है। और इसके बाद में ये ट्रेंचेज़ हैं, ये जो दिख रही है आपको, ये दिस इज़ ट्रेंच, ठीक है? ये ओशियन के अंदर होती है। जहाँ पे ट्रेंच होती है वहाँ पे राइज़ नहीं होता है। कॉन्टिन्यूअस शेल्फ शुरुआत वाली को कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस स्लोप होता है, फिर ये जो होता है आपका ट्रेंचेज़ होती हैं, या तो फिर यहाँ पे रेज़ होगा। तो 2 चीज़ें होती हैं, इस ये पूरा जो है बॉटम है ओशियन का। ओशियन ऐसा है, काफ़ी डाइवर्स होता है, ये मैंने आपको कल बता दिया था। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि ओशियन को हम डिवीज़न करते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ओशियन कॉन्टिनेंटल मार्जिन, ओशियन डीप ओशियन प्लेन, और उसके बाद में मिड ओशनिक रिज। तो आपको मिड ओशनिक रिज ऑलरेडी पढ़ चुके हो। कॉन्टिनेंटल हम लोग मार्जिन की बात करेंगे। कॉन्टिनेंटल मार्जिन की, या ओशियन कॉन्टिनेंटल मार्जिन में 3 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं उसको, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप एंड कॉन्टिनेंटल राइज। ठीक है? पहला जो होता है वो कॉन्टिन्यूअस शेल्फ होता है, दूसरा जो होता है दैट इज कॉन्टिन्यूअस स्लोप, एंड थर्ड वन इज द कॉन्टिन्यूअस राइज। सारे मैंने बताया था कि जितनी भी मिनरल्स वगैरह होते हैं वो सब कॉन्टिन्यूअस शेल्फ में मिलते हैं। सबसे पहला कॉन्टिन्यूअस शेल्फ होता है, याद रखेंगे। दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस स्लोप, तीसरा होता है कॉन्टिन्यूअस राइज। ओके, उसके बाद में फिर आपका आता है जो सबसे कॉन्टिन्यूअस शेल्फ जो होता है वो सबसे स्वेलोस्ट पार्ट होता है। दिस इज द स्वेलोस्ट पार्ट, सबसे स्वेलो पार्ट होता है। और यहाँ ये फोटिक जोन होता है, यहाँ पे लाइट पहुंच जाती है। मैरीन लाइफ, फ्लोटिंग जो एनिमल्स होते हैं, प्लैंकटन्स, बेंथोस एंड नेक्टन्स, ये सारे यानी फिशेस वगैरह सब यहीं मिलते हैं। सेडिमेंट्स जो होता है, जो नदियाँ लेकर आती हैं लैंड से, उसको टेरिजीनस बोलते हैं। ये टेरिजीनस जो होता है ये इसी एरिया में कॉन्टिनेंटल शेल्फ में जो है पाया जाता है। मैंने आप लोगों को इसके बारे में पूरी डिटेल बता दी। और उसमें मैंने बताया कि 90% ऑफ योर पेट्रोलियम रिजर्व वर्ल्ड का जो है वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ में पाया जाता है, जो कि बॉम्बे हाई मैंने मार्क करवाया था आपको, गल्फ ऑफ बॉम्बे, पर्शियन गल्फ, नॉर्वेन सी, बैरेंट सी, देन गल्फ ऑफ मैक्सिको, देन नॉर्वेजियन सी। इसमें ज़्यादातर पाया जाता है। पेट्रोलियम रिजर्व गल्फ ऑफ इसमें क्या नाम है आपका, पर्शियन गल्फ के अंदर काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वगैरह को मैंने मार्क करवाया था। उसके अलावा फिर मैंने आप लोगों को आर्टिक ओशन पूरा मार्क करवाया, आर्कटिक ओशन में जगह-जगह मार्क करवाया, बैरेंट सी वगैरह मार्क करवाया सारा, ठीक है? नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल भी मार्क करवाया। गल्फ ऑफ मैक्सिको में सल्फर पाया जाता है, वो भी हमने मार्क करवाया। तो ये ज़्यादातर जो रिसोर्सेज़ होते हैं, मैंने बताया कॉन्टिन्यूअस शेल्फ के अंदर पाए जाते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस शेल्फ का ये पार्ट हमने पूरा डिस्कस करा, और इसमें कि पल्स वगैरह पाया जाता है, फास्फोरस का सोर्स है। फिर कॉन्टिन्यूअस स्लोप के बारे में डिस्कस किया कि जो रिवर होती हैं वो बहुत तेज़ी से आती हैं, तो वो अपना कॉन्टिन्यूअस शेल्फ से स्लोप में जाके गिरती हैं, और वहाँ पे ग्रेट कैनियन टाइप से भी बना लेती हैं। लैंडस्लाइड्स यहाँ पे ज़्यादा होती हैं। टेरिजिनस मैंने बताया था, जो लैंड से लाके डिपॉजिट्स डालते हैं बड़ी नदियाँ, टेरिजिनस कहलाता है, वो यहाँ पे पाया जाता है इसमें। और ये वाटरफॉल, जो ग्रेटेस्ट वाटरफॉल जो होता है, वो सब जो है वो वाटर के नीचे ही है, यानी कि यहाँ पे वाटरफॉल बहुत बड़ा है। फिर कॉन्टिनेंटल राइज की मैंने बात की थी। कॉन्टिनेंटल राइज जो है उसमें होता है ट्रांजिशन जोन होता है बिटवीन द कॉन्टिनेंटल ब्लॉक एंड द ओशियनिक ब्लॉक। इसके बारे में हमने कल बात की। उसके बाद में हमने क्या नाम है,
मैंने बताया कि जहाँ पे ट्रेंचेस होती हैं वहाँ पे राइज़ नहीं होता है, तो ये मैंने कल ये आपको बता दिया था। फिर हमने कॉन्टिनेंटल उसके बाद फिर हमने ओशन बॉटम रिलीफ की मतलब कॉन्टिनेंटल ओशन कॉन्टिनेंटल मार्जिन की बात कर ली, देन मिड ओशनिक रिज की बात कर चुके हैं। अब हम डीप ओशन की बात कर लेते हैं, फिर डीप ओशन में मैंने आप लोगों को दिखाया कि डीप ओशन में मिड ओशनिक रिज के अलावा बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे इसमें मैंने आपको बताया था कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, देन कॉन्टिनेंटल स्लोप है। ठीक है? और फिर मैंने आपको बताया था कॉन्टिन्यूअस स्लोप के बाद कॉन्ट्राराइज़ मिलता है, कहीं-कहीं ये सब वोल्केनिक आर्क मिलता है, ये अबाइज़ल प्लेन होता है, मिड ओशनिक रिज यहाँ पे पाया जा रहा है, ये अबाइज़ल प्लेन इसके बाद है, ये ग्योट होता है, ग्योट मतलब मैंने बताया था आप लोगों को कि इस तरह का अगर स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, तो दैट इज़ ग्योट। उसके अलावा ये अगर ऊपर निकला है तो सी माउंट होता है या ट्रेंचेज़ होती हैं, ये सब पाया जाता है डीप ओशन के अंदर। फिर मैंने इसमें एक चीज़ और बताई आपको कि 40% जो ओशन का एरिया है वो ये क्या नाम है इन्हीं से है। और इसमें जो है नदियों से लाया हुआ डिपॉज़िट, मैरीन लाइफ़ का डिपॉज़िट जिसको बायोजेनस कहते हैं, उसके अलावा सॉल्ट वगैरह इनऑर्गेनिक मैटर ये सब पाया जाता है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बताई थी पॉलीमेटलिक नूडल्स। पॉलीमेटलिक नूडल्स में बहुत तरह के वो मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं और ये वर्ल्ड में हर जगह लगभग हर उसमें पाया जाता है। ज़्यादातर पैसिफिक ओशियन के अंदर, उसके अलावा आर्कटिक में भी पाया जाता है। और इसको एक्सप्लोर करते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे मिनरल्स भी हैं जो कि अर्थ पे रेयर पाए जाते हैं। गेटिंग दीज़ आर द पॉलीमॉर्टिक नूडल्स। ये उसकी पिक्चर मैंने दिखा दी थी आप लोगों को कल। और इंडिया भी इन्वेस्ट कर रहा है इसमें, चाइना वगैरह सब लोग लगे हुए हैं। उसके बाद मैंने यूनाइटेड नेशंस लॉ ऑफ सी के बारे में बात की। मैंने बताया कि यूनाइटेड नेशन सी ऑफ लॉस जो है वो सारा जितने भी सी के ऊपर लॉज होते हैं उनको देखता है। 93 के अंदर ये इस कन्वेंशन साइन किया गया था, 60 कंट्रीज ने साइन किया था। 1993 के अंदर ये फोर्स में आया है। उसको मैंने बताया था कि मैरीटाइम बाउंड्रीज वगैरह डिसाइड करने का काम करता है। इंटरनेशनल सीबेट अथॉरिटी का जो हेडक्वार्टर है दैट किंगस्टन जमाइका में है और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन वगैरह डिस्प्यूट सेटलमेंट वगैरह में ये काम करता है। और इंटरनेशनल सीबेट अथॉरिटी जो है वो यूनाइटेड नेशन लॉ कन्वेंशन लॉ ऑफ सी के थ्रू थ्रू बनाया गया है। उसके तहत जो है ओशियन को हम इस तरह से डिवाइड करते हैं जिसमें मैंने बताया था कि पहले बेस लाइन जो होता है, बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक मैंने आपको बताया था कि ये आपका टेरिटोरियल सी होता है जिसमें आपकी सॉवरेनिटी होती है। और उसके बाद बेस लाइन से लेकर और 24 नॉटिकल माइल तक दैट इज़ कॉन्टिगुअस ज़ोन जहाँ पे आपकी सॉवरेनिटी नहीं होती लेकिन अपनी सिक्योरिटी के लिए यू कैन वर्क ऑन दैट। उसके बाद में फिर मैंने बताया कि बेस लाइन से लेकर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन तक 200 नॉटिकल माइल तक है वेयर आप जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर सकते हैं बट आपकी सॉवरेनिटी नहीं होती है। लीगल कॉन्टिनेंटल शेल्फ लगभग 200 नॉटिकल माइल तक माना जाता है लेकिन उससे आगे पीछे भी हो सकता है। लीगल जो कॉन्टिनेंटल ये कहा जाता है कि लीगल जो शुरू हो रहा है कॉन्टिनेंटल। एक मिनट। हेलो हेलो मेरा साथ में तो तो मैंने आपको बताया कि भाई लीगल कॉन्टिनेंटल जो होता है दैट इज टेरिटोरियल सी से लेकर और मैंने बताया था आप लोगों का जो एरिया है वो 200 नॉटिकल माइल तक अक्सर माना जाता है। मतलब वहाँ से 200 नॉटिकल माइल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन को अक्सर लोग समझ लेते हैं कॉन्टिनेंटल लेकिन वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ नहीं होता। उससे आगे जो होता है वो ऊपर हाई सी बोलते हैं, नीचे बाइजल प्लेन होता है। तो वहाँ सब जो होता है यानी कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ स्लोप ये सारा करने के बाद फिर जो शुरू होता है बाइजल प्लेन होता है। तो ये जो प्लेन होता है इसमें ऊपर वाला जो मतलब इसके ऊपर जो सी है जो है उसको हाई सी बोलते हैं और ये इंटरनेशनल वाटर माना जाता है। यहाँ पे कोई कानून नहीं चलता। यहाँ पे यूनाइटेड नेशन सी लॉ ऑफ सी के अकॉर्डिंग ये है कि इसमें किसी कंट्री की सॉवरेनिटी नहीं है, ये पूरी वर्ल्ड कॉमन्स की है, सबकी है। और इसलिए यहाँ पे अगर कोई क्राइम वगैरह होता है तो जिस जहाज वगैरह पे ही क्राइम होगा मेनली तो जिस जहाज पे है या जिस कंट्री का आइलैंड वगैरह है तो वो जिस कंट्री का आइलैंड है उसका लॉ चलेगा। और अगर वाटर पे हो रहा है तो जिस कंट्री का वो शिप है उसका जिसका फ्लैग लगा हुआ है उसके लॉज लॉज उसके ऊपर चलेंगे, ठीक है, लागू होंगे। तो इस तरीके से ये लॉ गवर्न करता है। इसमें मैंने आप लोगों को बता दिया था, ये कल क्वेश्चन का आंसर भी मैंने बता दिया था कैसे लिखना है 2014 का। अब आज हमारा ये यहाँ तक मैंने कल आपसे डिस्कस कर लिया था। हार्डली मुझे जो है अगर देखा जाए तो 9 मिनट लगे हैं और मैंने आपको रिवाइज करा दिया है। कल का 1.5-2 घंटे का लेक्चर क्लियर है। दैट इज आइलैंड, ठीक है। तो 4 टाइप के आइलैंड्स होते हैं। टाइप ऑफ आइलैंड्स में अगर हम देखें तो देयर आर 4 टाइप ऑफ आइलैंड। फर्स्ट इज वॉल्केनिक, ठीक है। वॉल्केनिक आइलैंड प्लेट और हॉटस्पॉट, प्लेट या हॉटस्पॉट आइलैंड जिसको वॉल्केनिक आइलैंड बोलते हैं। दूसरा होता है कॉन्टिनेंटल आइलैंड, ठीक है। तीसरा होता है कोरल आइलैंड और चौथा होता है सैंड बार आइलैंड, ठीक है ना। वॉल्केनिक आइलैंड, कॉन्टिनेंटल आइलैंड, कोरल आइलैंड एंड सैंड बार आइलैंड। कितने टाइप के आइलैंड मैंने बताया आपको? कौन-कौन से आइलैंड्स बहुत सारे
मैंने आप लोगों को आइलैंड पहले भी मैंने मार्क करवाया है, आप लोगों को आर्किपेलागोस मार्क करवाए हैं, राइट? लेकिन हमने उसमें सिर्फ़ ये देखा था कि जो वो वाले जो कि किसकी वजह से, वैसे तो आइलैंड हमने सारे मार्क करवाए थे, लेकिन हमने ये बात की थी कि उसमें 4 टाइप के आइलैंड्स की हमने बात की थी, याद करो। 4 उसमें हमने वो आइलैंड की बात की थी, जो उसमें मैंने ये बताया था कि टॉप 10 आइलैंड्स कितने हैं, यही तो बताया था, है ना? कौन से टॉप 10 आइलैंड्स कौन से हैं, सबसे बड़े आइलैंड्स कौन से हैं, ये बताया था। और ये बताया था कि प्लेट्स ओशियन प्लेट जब कन्वर्ज होती हैं तब बनता है, यही बात सिर्फ़ बताया था। अब यहाँ पे उससे थोड़ा-सा फर्दर उसी में एडिशन कर लीजिएगा कि 4 टाइप के आइलैंड्स होते हैं। एक होता है वोल्केनिक आइलैंड या प्लेट आइलैंड, या उसको हॉटस्पॉट बनते हैं उससे। दूसरा कॉन्टिनेंटल आइलैंड, और तीसरा कोरल आइलैंड, और चौथा सैंडबार आइलैंड। ये 4 टाइप के आइलैंड्स होते हैं, ठीक है ना? फर्स्ट जो है टाइप ऑफ आइलैंड, कॉन्टिनेंटल आइलैंड। अब यहाँ पे अपना एटलस उठा लीजिए आप लोग, उसमें मार्क करवाना है मुझे। ठीक है, कॉन्टिनेंटल आइलैंड जो होता है वो क्या होता है? वन्स पार्ट ऑफ द लार्ज कॉन्टिनेंट, कभी एक पार्ट था लार्ज कॉन्टिनेंट का, तो ये जो है कॉन्टिनेंटल आइलैंड कहलाता है, वो उससे टूट गया। जैसे कि कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप लोग? जैसे मेडागास्कर आइलैंड, ठीक है ना? वेरी गुड। तो मेडागास्कर आइलैंड जैसा है, वो क्या है कि वो पार्ट था, तो ये कॉन्टिनेंटल आइलैंड हो गया। वोल्केनिक आइलैंड वो होता है जो ओशन ओशन प्लेट का कन्वर्जन होता है, और उसकी वजह से जो है हॉटस्पॉट वोल्केनोस बनते हैं, दुनिया भर के एग्जांपल एंडीज वगैरह में आपको मिल जाएंगे। कोरल आइलैंड जो होता है, जो कोरल रीफ से बनता है। कोरल रीफ क्या होती है मैं आगे बताता हूँ आपको, क्योंकि जिन लोगों ने, वैसे कोरल रीफ्स आप लोगों को मैंने बताया था इन्वायरमेंट पढ़ाते वक्त कि आपको यहाँ भी पढ़ा रहा हूँ, और हम लोग इकोनॉमी में फिर पढ़ेंगे, उसमें ज्योग्राफी में फिर पढ़ेंगे, राइट? उसके अलावा सैंड बार आइलैंड होता है, जो कि सैंड एक्युमुलेट हो जाता है कोस्ट के नियर, अगर सैंड एक्युमुलेट हो जाता है तो वहां पे जो आइलैंड बन जाता है वो पूरा सैंड से बना हुआ आइलैंड होता है, और ऐसे आइलैंड को बोलते हैं सैंड बार आइलैंड। क्या कभी कोई सैंड बार आइलैंड, फेमस सैंड बार आइलैंड आपको पता है? हैव यू हर्ड अबाउट अ सैंड बार आइलैंड दैट इज वेरी फेमस? सुना है कभी? जो कोरल आइलैंड आप बता दोगे, लक्षद्वीप भी है, अंडमान निकोबार में भी कोरल आइलैंड है, बता दोगे आप, बहुत सारे हैं। वॉल्केनिक भी बता दोगे, कॉन्टिनेंट बता दोगे, सैंड बार आइलैंड को बताओ। हैं? कौन बना देता है? अल्लाहू अकबर, अस्तगफिरुल्लाह! इतना बड़ा आइलैंड चींटियाँ बना देंगी? अरे आइलैंड पे पूरा-पूरा शहर होता है बच्चे। ची अरे इतना छोटा नहीं होता है कि चींटियाँ बना देंगी। चींटियाँ हाँ, थोड़ा बहुत सैंड बार कुछ बना ले, लेकिन सैंड बार आइलैंड बना देंगी, तो हमारा जो बात है वो चींटियाँ के वाला बात नहीं है। अच्छा, वो बड़ी-बड़ी नदियाँ-वदियाँ डिपॉज़िट ला-ला के हो सकता है भर दे, या क्या नाम है वाटर एयर वगैरह के एक्शन से भी हो सकता है, या कोई जियोमॉर्फोलॉजिकल एक्टिविटी हो जाए वहाँ से हो सकता है। सैंड बार आइलैंड का कोई एग्ज़ाम्पल है किसी के पास? न्यूयॉर्क जो सिटी है ना, न्यूयॉर्क, कौन-सी? न्यूयॉर्क सुना है ना? ये सैंड बार आइलैंड पे है, पता है? अब सोचिए इतनी बड़ी सिटी सैंड बार आइलैंड पे बनी हुई है, ठीक है ना? सो हम बात करेंगे इस पे, चलें आ जाएँ। तो यहाँ देखें आप एग्ज़ाम्पल के तौर पे, आप देख लें एक बार पिक्चर्स, बहुत सारी बातें कह देती है। जैसे मेडागास्कर है, दैट इज़ अ कॉन्टिनेंटल आइलैंड। तो मेडागास्कर जो होता है वो कॉन्टिनेंटल आइलैंड है। और दूसरा वोल्केनिक आइलैंड में आपका देखिए, ये इस तरह के वोल्केनिक आइलैंड होते हैं, दुनिया भर के आपको मिल जाएँगे, इंडोनेशिया वगैरह में सब जगह। दूसरा ये सैंड बार आइलैंड है, जो देख रहे हो, ये सैंड पूरा, जो सैंड है, ये पूरा एकदम देखो एक्युमुलेट हो गया, एकदम मतलब भर गया है यहाँ पे पूरा ओशियन को उसने, मतलब वहाँ की पूरी गहराई भर ली है सैंड से, ये पूरा देखो ये अंदर तक, ठीक है? अब यहाँ पे जो आइलैंड बन गया ये वाला, ये सैंड बार आइलैंड कहलाएगा। अब ये जो आइलैंड है यहाँ पे, मतलब इतना है वो सख्त है वहाँ पे कि वहाँ पूरा शहर बसा हुआ है, तो सैंड बार आइलैंड भी ऐसा होता है। उसके अलावा कोरल आइलैंड, जो कोरल रीफ्स चारों तरफ होती हैं उसके, चारों तरफ आपको कोरल रीफ्स दिखेंगी, और इस तरह का जो आइलैंड होता है इसको कोरल आइलैंड बोलते हैं, ठीक है? तो ये भी है, तो एग्ज़ाम्पल आइलैंड्स का देख लें आप। वोल्केनिक आइलैंड का एग्ज़ाम्पल आपको मिलेगा कहाँ पे? आपको जापान है, वोल्केनिक आइलैंड जापान है, फिलीपींस है, क्यूरिल आइलैंड है, अलीशियन आइलैंड है। क्या मैंने सारे मार्क करवाए हैं? जापान आपको पता है, होक्काइडो, होन्शु वगैरह सब देख लिया आपने? दूसरा दूसरा फिलीपींस भी आपने देख रखा है ऑलरेडी, मनीला फिलीपींस। क्यूरिल आइलैंड भी मैंने मार्क करवा दिया, एल्यूशियन आइलैंड भी मार्क करवा रखा है। उसके बाद में देख लीजिएगा एक बार, उसके बाद में कॉन्टिनेंट आइलैंड में श्रीलंका, तो आपको पता ही है, मेडागास्कर मैंने मार्क करवा रखा है, वैनकॉवर भी करवा रखा है, बाफिन आइलैंड भी करवा रखा है। करवाया है ना? कनाडा में है दोनों। कनाडा के साइड में, ठीक है? उसके बाद में मतलब नॉर्थ अमेरिका में, उसके बाद में फिर कोरल आइलैंड में लक्षद्वीप हमारा है, लक्षद्वीप, मालदीव्स हैं, मॉरिशस है, बहामा, बरमुडा में भी मैंने बहामा भी मार्क करवा रखा है, बरमुडा भी मार्क कर रखा है, मॉरिशस भी दिखा रखा है, मालदीव्स भी दिखा रखा है, लक्षद्वीप भी दिखा रखा है, और अगर आप
आप सैंड बार आइलैंड देखेंगे तो आपको सैंड बार आइलैंड कहाँ दिखेगा? क्या नाम है, लॉन्ग आइलैंड, न्यूयॉर्क में है लॉन्ग आइलैंड के नाम से। वो पूरा न्यूयॉर्क सिटी जो है, जो न्यूयॉर्क में लॉन्ग आइलैंड, वो पूरा जो है सैंड बार आइलैंड है, ठीक है? ओके? तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा लॉन्ग आइलैंड, तो वहाँ पे आपको सैंड बार आइलैंड दिखेगा काफ़ी बड़ा बहुत, ठीक है? इसके बाद में आपका कोरल रीफ्स कैसे होते हैं? तो ये और कोरल रीफ्स ऐसे होते हैं जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है, इस तरह से, जैसे कि एक्वेरियम में आप देखते हैं ना रंग-बिरंगे वो मैरिन इकोलॉजी जो होती है उसकी इंडिकेटिव होते हैं, उसके हेल्थ का इंडिकेशन देते हैं। कौन? कौन देते हैं? कौन? कोरल रीफ्स। तो कोरल रीफ्स कैसे, जैसे एक्वेरियम में आप लोग देखते हो ना स्ट्रक्चर बड़े प्यारे-प्यारे से होते हैं, देखे हो ना? उसी टाइप का आप समझ लो एक एनवायरनमेंट होता है और ये बेसिकली जो मिलता है आपको, ये मिलता है आपको क्या नाम है, अ, ये कहाँ मिलता है आपको? ये मिलता है आपको मैरीन इकोलॉजिकल सिस्टम में प्राइमरी फूड चेन होता है, सोर्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे डाइवर्सिटी पाई जाती है, ठीक है? और उसके बाद में फिर कोरल रीफ्स जो हैं, ये किस तरह के होते हैं इसका थोड़ा-सा देख लो। ये मैंने शायद पहले ही बताया हुआ है ऑलरेडी कि कोरल जो होते हैं वो टिनी फ्लैशी सी एन्युमिनस पल्प्स होते हैं और ये जो है किसके ऊपर, ये कैल्शियम के एक्सट्रैक्ट होते हैं दैट सी वाटर फ्रॉम देयर स्केलेटन टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी। तो वहाँ पे आप देखोगे कि कैल्शियम का वो पूरा एक बटन टाइप से रहेगा। उसके ऊपर जो है मर जाती है तो उसके ऊपर प्रीवियस जनरेशन के ऊपर दूसरी कोरल्स आ जाती हैं ऐसी इस टाइप से। तो ये एक इसके क्या होता है कि एक तरह से आप देखो स्केलेटन टाइप का होता है कोरल और उसके ऊपर व्हाइट-व्हाइट सा और उसके ऊपर जो ज़ूज़ैंथल होता है, वो ज़ूज़ैंथल जो होता है उसको फोटोसिंथेसिस कैपेबिलिटी होती है, तो वो माइक्रोस्कोपिक प्लांट होता है, ये उसके ऊपर रहता है कोरल के ऊपर, तो ये सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं। ज़ूज़ैंथल उसको फूड प्रोवाइड करता है, कोरल उसको शेल्टर, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से दोनों सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं। जो कलरफुल दिखता है आपको, दिख रहा था, वो आपका क्या है, इस तरह से कोरल रीफ्स बनते हैं, ठीक है ना? तो कोरल इस तरह होता है। अभी आप लोग देखोगे कोरल को तो मतलब आपको दिखेगा बड़ा ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल टाइप सा स्ट्रक्चर होता है, लेकिन हर जगह उस तरह नहीं होता, अलग-अलग तरह के कोरल्स भी होते हैं। तो कोरल के लिए कंडीशन को याद रखिएगा, एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन आता है ये कि क्या कंडीशन है, ग्रोथ कहाँ पे कोरल डेवलप होता है? तो जहाँ पे शैलो प्लेटफ़ॉर्म होता है यानी कि डीप ओशन में नहीं होगा। यहाँ पे जहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ टाइप से होगा वहाँ पे होगा। जहाँ पे सनलाइट रिसीव हो पाएगी वहाँ तक होगा। पहली चीज़ तो यानी 50 मीटर डीप तक ही हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं मीटर होगा तो बहुत मुश्किल होगा, यानी सनलाइट जहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी फिर ये नहीं हो स डेवलप कर पाएगा क्योंकि फोटोसिंथेसिस करते हैं ज़ूज़ैंथल, तो इनको ज़रूरत है फोटिक ज़ोन में रहेंगे। दूसरा टेम्परेचर 25 से 27 डिग्री टेम्परेचर रहेगा तो वहाँ पे सर्वाइव करेंगे, यानी कि बहुत ही ठंडे में सर्वाइव नहीं कर पाएँगे, ना ही बहुत ही गर्मी में, यानी ट्रॉपिकल ज़ोन में ज़्यादा सर्वाइव करने के चांसेस होते हैं। वार्म, ट्रॉपिकल एंड लो लैटीट्यूड वाटर में ये सर्वाइव करते हैं। सैलिनिटी इनको 33 पार्ट पर थाउज़ेंड चाहिए। इससे ज़्यादा या इससे कम सैलिनिटी में सर्वाइव करना इसके लिए मुश्किल होता है। दूसरा जहाँ टर्बुलेंट वाटर होता है यानी पानी आके एकदम बहुत तेज़ी से गिर रहा हो, वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते, ये स्टिल वाटर में करते हैं। तो माउथ ऑफ रिवर वगैरह में टर्बुलेंट वाटर होता है, वहाँ पे नहीं करते, ठीक है? ये सर्कुलेटिंग मतलब सर्कुलेटिंग वाटर हो लेकिन बहुत तेज़ी से ना हो वहाँ, और न्यूट्रिएंट रिच वाटर के अंदर ये होता है, यानी न्यूट्रिएंट होना चाहिए वाटर के अंदर। तो आप देखोगे ये ज़्यादातर इक्वेटर यानी इक्वेटोरियल ज़ोन में या ट्रॉपिकल ज़ोन के अंदर होता है। ये जो लाइन दिख रही है रेड वाली, यहाँ पे आपको सब इस ज़ोन में, इस बीच में आपको कोरल्स मिलेंगे, ना इससे ऊपर मिलेंगे, ना इससे नीचे मिलेंगे, क्योंकि जो कंडीशन चाहिए, वो कंडीशन इससे ऊपर और नीचे नहीं है। जब कोरल मरने लगता है तो उसको कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। कोरल ब्लीचिंग क्या मतलब, ये जो ज़ूज़ैंथल है ये इसके ऊपर से हट जाता है और कोरल मर जाता है, ऐसे व्हाइटनिंग टाइप से हो जाती है, इसको बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग। व्हेन कोरल आर स्ट्रेस्ड, क्या हुआ? हैं? क्या हुआ? ठीक है। तो कोरल ब्लीचिंग जो है क्या होता है कि कोरल जो है वो स्ट्रेस जब हो जाते हैं तो ज़ूज़ैंथल वहाँ से निकल जाता है, ठीक है ना? दैट्स व्हाई कोरल जो है व्हाइट दिखने लग जाता है। इसको बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग। विदाउट फूड कोरल भी मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? तो कोरल को ज़िंदा रखने के लिए फूड चाहिए होता है, फूड उसको ज़ूज़ैंथल प्रोवाइड करता है। ज़ूज़ैंथल वहाँ से निकल जाता है यानी मर जाता है। वो कैसे हो जाता है? जब उसको वहाँ कंडीशन खराब होती है, ये कंडीशन नहीं होती। ये वजह क्या हो सकती है कोरल ब्लीचिंग की वजह क्या होती है? या तो बहुत ज़्यादा
सरफेस टेम्परेचर बढ़ जाए। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सी सरफेस टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। ज़ाहिर-सी बात है गर्मी होगा सर्वाइव इतना ज़्यादा गर्मी हो जाएगी तो सर्वाइव नहीं कर पाएँगे। दूसरा ओज़ोन लेयर डिप्लेशन हो जाए जिससे सोलर रेडिएशन ज़्यादा आने लगे तो डायरेक्ट इम्पैक्ट करते हैं उसके ऊपर। जैसे हमारी स्किन पे उसी तरह उसके ऊपर भी इम्पैक्ट करती हैं यूवी रेज़। उसके अलावा जो है आपका ओशन एसिडिफ़िकेशन अगर ओशन एसिडिटी हो जाए, ओशन में ज़्यादा एसिड हो जाए, पीएच वैल्यू उसकी कम हो जाए तो भी हो सकता है। एल्गल ब्लूम हो जाए तो एल्गल ब्लूम जो है इसको डिस्टर्ब कर सकती है। एल्गल ब्लूम मैंने बता रखा ऑलरेडी एनवायरनमेंट के अंदर। उसके अलावा जो है सेडिमेंटेशन रिवर से सेडिमेंट्स आ जाएँ जो उसके लिए हानिकारक हों, तो वो भी कर सकता है। मैरीन पॉल्यूशन ऑयल स्पिल वगैरह होता है, ऑयल वगैरह जो स्पिल होता है यानी कि जो पन बड़े-बड़े टैंकर में ऑयल लाया जाता है ना ट्रांसपोर्ट करके लाते हैं पर्शियन गल्फ वगैरह से, तो जो ऑयल लेकर आते हैं वहाँ पे मतलब जो ऑयल आता है उसमें से कुछ ना कुछ ऑयल गिरता है, तो वो ऑयल स्पिल होता है उससे बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, मैरीन पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा वजह है, उसके अलावा कोई डिसीज़ वगैरह हो जाए उनको, तो ये कोरल ब्लीचिंग तो इस वक़्त वर्ल्ड में हर जगह कोरल ब्लीचिंग लगभग हो रही है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड कोरल ब्लीचिंग का जो रेड-रेड दिख रहा है ना, सब जगह कोरल ब्लीचिंग हो ही रही है क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है सब। तो ये कोरल ब्लीचिंग आपको दिखेगी। उसके अलावा जो है आप देखें, यहाँ पे हमारे पास किस तरह बहुत कॉन्सिक्वेंसेज़ होंगे, फिशेज़ के ऊपर होंगे, इकोलॉजिकल सिस्टम में होंगे और बहुत सारी जो मैरीन लाइफ़ है उसके ऊपर सर्वाइव करती है, वो सब डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है? तो बहुत सारी दिक्कतें तो हो ही जाएँगी, ठीक है? देखेंगे अभी। कोरल जो है कोरल फॉर्मेशन की नज़र से अगर आप देखेंगे तो कोरल जो है उसको डिवाइड कर सकते हैं आप। 2 तरीके से कोरल कैन बी डेवलप बोथ ऑन द मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट और अराउंड द आइलैंड। अगर आप देखेंगे तो कॉन्टिनेंट के मार्जिन पे भी ये डेवलप हो जाते हैं यानी कि किनारे पे जहीं कॉन्टिनेंट है वहाँ पे उसके किनारे पे डेवलप हो सकते हैं। उसके अलावा जो है ज़्यादातर जो उसके अराउंड भी डेवलप होते हैं, जो आइलैंड्स होते हैं उनके अराउंड भी कोरल डेवलप हो जाते हैं। अगर आप देखोगे तो आइलैंड्स के अराउंड कोरल को 3 तरीके से डिवाइड किया जाता है, फ्रिंज रीफ डिवाइड किया जाता है, फ्रिंज रीफ, बैरियर रीफ और आपका एटॉल, ये 3 तरीके से डिवाइड करते हैं, मैं बताता हूँ क्या है। लेकिन इससे पहले ये देखें कि कॉन्टिनेंटल मार्जिन पे जो होता है, आप ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ का नाम सुना होगा आपने, वर्ल्ड में सबसे बड़ा ग्रेट बैरियर रीफ सबसे बड़ा रीफ है वर्ल्ड में। उसके नॉर्दर्न साइड में आप देखोगे तो आपको दिखेगा नॉर्थ वेस्ट ईस्टर्न साइड में आपको ऑस्ट्रेलिया के दिखेगा ग्रेट बैरियर रीफ जो कि सबसे बड़ा रीफ है कॉन्टिनेंटल मार्जिन के ऊपर। उसके अलावा जो आइलैंड्स होते हैं उनके चारों तरफ भी रीफ्स बनते हैं। अगर ये 3 स्टेजेस होते हैं कोरल रीफ फॉर्मेशन के या 3 तरीके से होते हैं वो देखें आप। पहला वाला जो दिख रहा है जो पिक्चर दिख रही है आपको ये है फ्रिंज रीफ जो पहली पिक्चर है। सेकंड वाली पिक्चर को बैरियर रीफ कहते हैं और थर्ड वाले में जो होता है क्या होता है उसको बोलते हैं हम लोग एटॉल, ठीक है? एटॉल इसमें क्या होता है देखो फर्स्ट वाले में पूरा का पूरा वो रीफ आइलैंड जो है वो कोरल रीफ से घिरा हुआ है चारों तरफ। उसके अलावा जो दूसरी साइड में है उसमें क्या है कि वो थोड़ा-सा मतलब बीच में आइलैंड है और उसके बीच में वाटर है। यानी कि वा आइलैंड है, आइलैंड के बगल में वाटर है, वाटर के बाद फिर बैरियर रीफ है यानी ज़मीन दिखेगी आपको। ज़मीन क्या रीफ से बनी हुई ज़मीन कोरल रीफ से। उसके बाद में ऐसा होता है कि एटॉल ये अंदर हो जाता है यानी कि एकदम अंदर है, यानी माउंट जो है वो अंदर है, वो ऊपर नहीं है, वो दिख ही नहीं रहा है। और ये चारों तरफ सिर्फ़ ऐसे सर्किल टाइप में जैसे रिंग बनता है, उस तरह से रिंग बना के अगर आइलैंड दिख रहा है और ये कोरल आइलैंड है, तो उससे बना हुआ बैरियर रीफ से बना हुआ वो रीफ से बना हुआ तो इसको एटॉल बोलते हैं। ये 3 तरीके से ये कोरल रीफ्स का फ़ॉर्मेशन होता है। फ्रिंज रीफ देख लीजिए ऐसा है, ये एक नीचे से आइलैंड है, आइलैंड जो है ठीक है? आइलैंड में आप देखोगे कि चारों तरफ जो रीफ्स डेवलप हो गई हैं, फ्रिंज रीफ बन गई हैं, तो इसको बोलते हैं फ्रिंज रीफ, ठीक है? ये कोरल रीफ्स होती हैं जो कि मार्जिन पे डेवलप होती हैं किसके उसके जो आइलैंड होता है, ठीक है? इफ गैप इज़ क्रिएटेड बिटवीन द कोरल एंड द सरफेस ऑफ आइलैंड, स्मॉल वाटर बॉडीज़ जो अगर कुछ गैप वैप होता है, तो वहाँ पे अगर वाटर बॉडीज़ बन जाती है, तो उसको लैगून बोलते हैं, ठीक है? और ये देखें आगे, आप देखिए बैरियर रीफ में जो लैगून ज़रूर होता है। जैसे ये देखेंगे आप बैरियर रीफ में क्या है, बीच में रीफ है और इस साइड में जो है रीफ्स कैसे डेवलप हुई हैं, वो आइलैंड के सहारे पूरी रीफ्स डेवलप हो गई हैं, कोरल रीफ डेवलप हो गई हैं। जब ये रीफ्स डेवलप हुई हैं, तो क्या हो रहा है कि वहाँ आइलैंड है बीच में और उसके साइड में आप देखें कि वाटर है, वाटर के बाद में फिर जो है रीफ्स की वजह से बना हुआ एक वो है रीफ का बना हुआ जो है एक समझ लो ज़मीन है, लैंड है, तो वो आपको बीच में पानी दिखेगा और फिर ज़मीन दिखती है, यानी बीच में इस तरह की जो रीफ होती हैं, उनको बैरियर क्यों बन रहा है बीच में लैगून, तो इसको बोल लैगून मतलब वाटर, यहाँ पे वाटर है, तो लैगून जो बैरियर बन रहा है ये सिंकिंग आइलैंड है और इसके ऊपर रीफ्स बन गए हैं, रीफ्स ने पूरा एकदम
चारों तरफ से घेर लिया है इस आइलैंड को, लेकिन बीच में गैप है, उस गैप में पानी है, तो ऐसे रीफ जब बनते हैं तो इसको बैरियर रीफ बोलते हैं, ठीक है? और बैरियर रीफ जो होता है ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होते, ब्रोकन होते हैं और ये लैगून के थ्रू ओपन सी से कनेक्ट होते हैं। ज़्यादातर ये लैगून ही पाए जाते हैं, दे आर पैरेलल टू द कोस्ट के पैरेलल होते हैं, बैरियर रीफ जो होते हैं कोस्ट के पैरेलल ज़्यादातर दिखाई देते हैं। अटॉल जो होता है वो ऐसा होता है देखो, अटॉल में क्या होता है जब हिल सबमर्ज्ड हो जाता है, कैसा हो जाता है? हिल जो है सबमर्ज्ड हो जाता है, सिर्फ़ एक रिंग टाइप से चारों तरफ कोरल विज़िबल होती है, चारों तरफ कोरल विज़िबल है, तो ये समझ में आता है कि यहाँ पे लैगून पूरा लैगून ही है, लैगून के चारों तरफ जो है रिंग टाइप से बन रहा है रीफ्स, तो इस तरह की जो रीफ होती हैं उनको कोरल रीफ्स कहते हैं, इनको अटॉल कहते हैं, इस तरह की रीफ्स को। और ये रिंग टाइप से स्ट्रक्चर बनता है। फ्रिंज रीफ का एक एग्ज़ाम्पल देख लीजिए, फ्रिंज रीफ ऐसा होता है, अटॉल ऐसा होता है, दिख रहा है? फ्रिंज रीफ दिख रहा है? ऐसा ये पूरा आइलैंड ही पूरा रीफ से भरा हुआ है और चारों तरफ ये ऐसे ठीक है, उसके बीच-बीच में कहीं लैगून्स भी पाए जाएँगे, ऐसे थोड़े बहुत ये यहाँ पे दिख रहा है, बीच में देखो 2 लैगून्स दिख रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है अटॉल में कि ये जो सी माउंट है ये नीचे है, इसके चारों तरफ ये कोरल रीफ्स दिख रहे हैं, ठीक है? तो ये रीफ्स ऐसे होते हैं। उसके अलावा जो है ग्रेट बैरियर रीफ ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा रीफ है, ये यहाँ पे नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में अगर आप देखोगे मैप में तो आपको ऐसे नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ऐसे रीफ दिखेगा, तो ये है ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के मार्जिन पे बना हुआ नॉर्दर्न। मैरीन पॉल्यूशन की वजह से रीफ्स की तबाही होती है। मैरीन पॉल्यूशन जो है वो बहुत ही डेंजरस है फॉर द मैरीन बायोडायवर्सिटी, मैरीन बायो वेल्थ के लिए अर्थ की और मतलब मैरीन वेल्थ के लिए, डायवर्सिटी के लिए और उसके अलावा हार्मफुल है ग्लोबल मतलब उसके लिए ग्लोबल एनवायरनमेंट के लिए भी। तो मैरीन पॉल्यूशन ज़्यादातर ऑयल स्पिल से होता है और भी वजूहात हैं। ऑयल स्पिल की वजह से ज़्यादातर आप देखेंगे होगा तो ऑयल स्पिल एक इश्यू है मैरिन लाइफ का क्योंकि ऑयल स्पिल जब होता है और जब ऑयल चारों पूरे सरफेस पे फैल जाता है वाटर के तो सनलाइट वहां तक नहीं पहुंच पाता ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाती जिसकी वजह से और ऑक्सीजन से डिवाइड हो जाता है जब ऑक्सीजन और सनलाइट नहीं पहुंचेगी तो जाहिर सी बात है मैरिन लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी मर जाएंगे और लैंड का जो रन ऑफ होता है उसकी वजह से भी जो हमारे यहाँ आपको पता है कि यूट्रिफिके उसकी वजह से जो मतलब हो जाता है न्यूट्रिएंट रिच जो चीज़ें जाती हैं जिसकी वजह से एल्गल ब्लूम हो जाता है जो न्यूट्रिएंट रिच मतलब खाद-वाद हम यूज़ करते हैं पानी उसमें बाढ़-वाढ़ के थ्रू वो बहा के लेके जाते हैं और वो समुद्र के अंदर भी यूट्रिफिकेशन करवा देता है एल्गल ब्लूम में आपने इसको अच्छे से पढ़ा हुआ है। एटमॉस्फेरिक इनपुट इसमें जो है बहुत सारा एटमॉस्फेरिक इनपुट भी ऐसा आता है रॉक्स वगैरह होते हैं जो वाटर को एसिडिक बना देते हैं। टॉक्सिक एलिमेंट्स को डंप करने की वजह से भी मैरीन पॉल्यूशन होता है, बड़ी-बड़ी नदियों में बहुत सारे टॉक्सिक एलिमेंट जाते हैं जिससे जो डंप